अंबिकापुर राज्य में रात गहरी हो चुकी थी। महल के हर कोने में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन राजा के कक्ष में बेचैनी थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अचानक उठ बैठे। नहीं, ये सपना फिर से वही बूढ़ा, वही चेतावनी। क्या वाकई में मेरा सिंहासन किसी और के नसीब में है? आप फिर से सपना देखकर घबरा गए हैं क्या महाराज? अब की बार क्या देखा आपने? बताइए महाराज, बताइए। एक अजीब बूढ़ा था। उसने मेरी ओर इशारा करके कहा, राजा, तेरा राज्य अब तेरा नहीं रहेगा। नसीब का लिखा कोई और ले जाएगा। और फिर वो हंसते हंसते गायब हो गया। सपनों पर यकीन करना राजाओं को शोभा नहीं देता महाराज। हो सकता है ये आपके मन का भ्रम हो। महारानी, मैं एक ही सपना कई वर्षों से लगातार देख रहा हूँ और हर बार वही शब्द। अगर ये इशारा है तो मुझे उसे समझना होगा। तो आप क्या करेंगे महाराज? मैं जनता के सामने एक चुनौती रखूंगा। अगर कोई ऐसा है जिसने वाकई में अपने नसीब को बदल दिया हो तो वो आकर हमें बताए। सुबह होते ही राज दरबार में सभा बुलाई गई। अंबिकापुर के प्यारे वासियों, आज मैं एक विचित्र अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। एक सपना बार बार मुझे चेतावनी दे रहा है कि मेरा सिंहासन किसी और के नसीब में है। महाराज चाहते हैं कि सत्य को परखा जाए। यदि कोई अपने भाग्य को पलटा हो, जिसने नियति को बदला हो, तो वो सामने आए। महाराज, नसीब तो भगवान की लिखी किताब है। उसे कोई कैसे बदल सकता है? यही तो जानना है मुझे। क्या किसी ने ऐसा किया है? क्या किसी ने मौत, अभाव या हार को पीछे छोड़कर खुद का भविष्य गढ़ा है? और केवल कहानियां नहीं चलेंगी, सबूत, अनुभव और सच्चाई चाहिए। हम 3 दिन तक दरबार खोलेंगे। जो भी अपने भाग्य को बदलने की सच्ची कहानी रख सके वो आ सकता है। सभा में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोग अचरज में थे, कुछ उत्सुक तो कुछ हंसी उड़ा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना महाराज कि राजा अपना सिंहासन किसी कहानी पर सौंप दे। नहीं भाई, ये राजा है। इनका सपना यूं ही नहीं होगा, कुछ तो बात है। मैं केवल सत्य को जानना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो वो आगे आए। और यदि नसीब सच में लिखा होता है तो फिर मेरे सपनों में कोई मेरी जगह अधिकारी क्यों बनता? 3 दिन बाद अंतिम सभा होगी। वहाँ जो सच्चाई सामने लाएगा वही नसीब का उत्तराधिकारी माना जाएगा। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए और तीसरे दिन दरबार में भारी भीड़ जमा थी। जिस किसी ने अपने भाग्य को सच में बदला हो वो सामने आए। हम सुनने के लिए तैयार हैं। पहले एक सादा सा किसान आगे आता है और कहता है, महाराज, मैं रामू हूँ और मैं कभी भिखारी था। भूख में दिन बीते, बिन कपड़े सर्दी में कांपा। लेकिन अब खुद की जमीन है, घर है और 2 बेटों को पढ़ा रहा हूँ। ये बदलाव कैसे आया रामू? मैंने काम ढूंढा, शहर गया, मजदूरी की, पैसे कमाए और फिर खेत लिया। मेहनत से उपज हुई और अब गांव के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। ये प्रेरणादायक है महाराज, लेकिन ये मेहनत का फल है, नसीब का बदलाव नहीं। आपने ठीक कहा मंत्री जी। अगले व्यक्ति को बुलाइए। अब एक महिला जिसका नाम बिंदिया था आगे बढ़ती है और कहती है, महाराज, मैं बिंदिया हूँ और जब मैं विधवा हुई तो लोगों ने कहा मेरा जीवन खत्म है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी महाराज। मैंने सिलाई सीखी, खुद दुकान खोली और आज गांव की 10 लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं। तुमने तो नारी शक्ति का उदाहरण दिया है बिंदिया।
रानी माँ, लोग कहते रहे ये विधवा क्या करेगी, और मैंने उन्हें दिखाया कि भाग्य हमारे हाथ में भी हो सकता है। परंतु बिंदिया, ये बदलाव तुम्हारी मेहनत, आत्मबल और साहस से आया है। क्या तुम्हारा भाग्य पहले से बदल चुका था? शायद नहीं, शायद मैंने उसे बदलने की जिद की और नया भाग्य बना लिया। ये प्रेरणादायक है, लेकिन हम जिसकी तलाश कर रहे हैं वो व्यक्ति शायद कुछ और ही होगा। आखिर में एक बूढ़ा चरवाहा आता है, जिसकी आवाज में खामोश संघर्ष की थकावट झलक रही थी। महाराज, मैं अनाथ था, जूठन खाया, दर दर भटका। एक दिन मैंने जंगल में भेड़िया देखा जो मेरी भेड़ों पर झपट पड़ा। मैंने जान दांव पर लगाई और सबको बचाया। उस दिन से गांव वालों ने मुझे इज्जत दी, इसलिए अब वो मुझे हजारी बाबा कहते हैं। तुम्हारी कहानी दिल छूती है हजारी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि भाग्य को बदला जा सकता है? मालिक, नसीब कौन जाने, लेकिन जो अपमानित आंखों से लोग देखते थे वो अब सम्मान से झुकती हैं। मेरे लिए वही नसीब की जीत है। लेकिन क्या ये बदलाव ऊपर वाले की लेखनी में था या तुम्हारे कर्मों का फल है? हाँ, पता नहीं, लेकिन जब तक सांस है लड़ना ही जीवन है। राजा मंच से उठते हैं। जनता शांत है। तीनों कहानियाँ प्रेरणादायक थी, लेकिन फिर भी राजा की आंखों में अधूरी तलाश थी। मंत्री जी, अब भी सपने में वो चिन्ह वाला व्यक्ति नहीं मिला। शायद कोई अभी आने को तैयार नहीं महाराज, या फिर किस्मत अभी सामने नहीं आई। राजा मंच पर जनता की ओर देखते हैं और कहते हैं, हमने 3 कहानियां सुनी, सभी सराहनीय हैं, लेकिन हमारी खोज जारी रहेगी। कल दरबार फिर खुलेगा, लेकिन कल दरबार गांव में लगेगा ताकि और भी लोग इसमें शामिल हो पाएं। शायद तब नसीब खुद चलकर हमारे पास आए। अगले दिन सुबह का समय था और दरबार गांव में एक बड़े से पेड़ के नीचे लगा और मंत्री जी महाराज से कहते हैं, महाराज, अब तक जो भी आया सबने संघर्ष किया है, लेकिन सपने जैसा कुछ नहीं मिला। शायद आज कोई विशेष आए। मुझे भी ऐसा लगता है चंद्रपाल। कल रात फिर वही सपना आया था, वही बूढ़ा आदमी, वही चेतावनी। शायद आज कुछ बदले। तभी दरबार के कोने से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। एक झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति चलते हुए दरबार में आया और वो महाराज से कहता है, मालिक, मुझे बोलने दिया जाए। मेरी बात अधूरी है, लेकिन शायद उसमें आपका जवाब छिपा हो। मैं धनी राम हूँ जो मृत्यु से लौट आया। मृत्यु से लौट आया? क्या कह रहे हो बाबा? विस्तार से कहो और सच कहो। कोई मृत्यु से लौटकर कैसे आ सकता है बाबा? सालों पहले जब मैं 50 का हुआ, एक रात मुझे ठंड में बुखार आया। गांव के वैद्य ने कहा, अब तो सुबह नहीं देखेगा। मैं बांस की चटाई पर मौत का इंतजार करने लगा। फिर क्या हुआ बाबा? लेकिन रात को एक सपना आया, या शायद हकीकत थी। एक औरत आई सफेद साड़ी में। उसने कहा, तू एक अनाथ का जीवन बचा ले तो मृत्यु तुझसे दूर रहेगी। मैं सुबह उठा और जैसे जैसे बाहर निकला मेरा जीवन बदल गया। कौन थी वो औरत और किसे बचाया आपने? ये अनोखी कहानी है, लेकिन हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। वो औरत कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो मेरे भाग्य की रेखा थी। अगली ही सुबह मुझे नदी किनारे एक नवजात बच्ची लावारिस पड़ी मिली। गांव में अफवाह थी कि बच्ची के हाथ में दुर्भाग्य का चिन्ह है। लोग कहते थे उसे मरने दो,
लेकिन एक बूढ़ी औरत ने सबसे पहले मुझसे कहा, धनी राम तू उसे बचा, वो तेरा नसीब बदलेगी। और मैंने उसे गोद ले लिया। क्या तुम्हें उस बच्ची के हाथ पर कोई खास निशान दिखा था? कोई ऐसा चिन्ह जो स्वप्न में दिखा हो? हाँ महाराज, उसके बाएं हाथ पर एक चक्र जैसा निशान था, जैसे कोई मुरली आकार में। वही चिन्ह उस सफेद साड़ी वाली औरत की हथेली पर भी था। मैंने ठीक वैसा ही चिन्ह देखा था। सपने में जिस हाथ में वो चिन्ह था, वो व्यक्ति मेरे सिंहासन पर बैठा था, लेकिन वो कोई वृद्ध नहीं था, कोई युवा था। वो बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसका नाम गौरी है। वो ना गांव की है ना महल की, वो सिर्फ इंसानियत की संतान है। अगर कोई नसीब बदल सकता है तो वो वही है। महाराज, ये बात साधारण नहीं है। हम केवल भाग्य की चर्चा नहीं कर रहे, शायद हम किसी संकेत की बात कर रहे हैं। धनी राम, कल गौरी को दरबार में लाओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसके हाथ की रेखाएं देखना चाहता हूँ। शायद मेरा सपना अब साफ होने वाला है। सभा में खामोशी छा गई। हवा में रहस्य घुल चुका था। धनीराम की कहानी के बाद हर चेहरा गंभीर था। अगली सुबह मंत्री, रानी यशोदा और राजा मंच पर थे। तभी वहाँ गौरी प्रवेश करती है और कहती है, महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महल के इस पवित्र दरबार में आने का अवसर मिलेगा, लेकिन मैं आपके बुलावे का मान रखते हुए यहाँ उपस्थित हूँ। गौरी, तुम धनी राम की बेटी हो, लेकिन आज हम तुमसे तुम्हारे कर्मों की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी कहानी आम नहीं है? मैं जानती हूँ कि मेरे जन्म को लोग रहस्य कहते हैं और मुझे अपशकुन भी कह चुके हैं, लेकिन मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं चाहा। जो कुछ सीखा गांव से सीखा, जो भी किया दिल से किया। धनीराम ने बताया कि तुम गांव के लोगों की मदद करती हो। क्या तुम इस बारे में कुछ कह सकती हो? मैं बस वही करती हूँ जो एक इंसान को करना चाहिए। बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी। तभी भीड़ में से एक नन्हा लड़का आगे आता है और कहता है, मैं कहूँगा, गौरी दीदी ने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो बच्चे, और क्या बात है जो तुम पूरे दरबार के सामने कहना चाहते हो? मेरा नाम चिंटू है। मैं गांव के कुएं में गिर गया था। सब लोग डर गए थे, कोई नीचे नहीं उतरा, लेकिन गौरी दीदी कूद गई और उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर निकाला। मेरे माँ बाबूजी तो बेहोश हो गए थे, लेकिन दीदी नहीं घबराई। गौरी, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी एक बच्चे के लिए। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? डर तो था रानी माँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं चिंटू की चीखें सुन रही थी। अगर उस वक्त मैं सोचती कि मैं कौन हूँ, तो शायद वो आज हमारे बीच नहीं होता। रानी माँ, नहीं होता। गौरी, तुम्हारी हाथ की रेखाएं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? गौरी ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। राजा ने उसकी हथेली देखी और जैसे समय थम गया। ये निशान, ये वही निशान है, वही चिन्ह जो मेरे सपने में दिखा था। मैं अब समझने लगा हूँ कि ईश्वर किन्हें चुनता है। महाराज, अगर ये वही चिन्ह है तो इसका अर्थ यही है कि ये साधारण लड़की नहीं, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजी गई है। जो अपने नसीब से नहीं डरता, वो औरों का नसीब बदल देता है, और ऐसा इंसान ही राजा बनने का अधिकारी होता है। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन हर आंख में एक सच्चाई चमक रही थी। गौरी अब केवल एक लड़की नहीं थी, वो खुद भाग्य की परिभाषा बन चुकी थी। अगले दिन महल में रात का समय था। महाराज, महारानी और गौरी कमरे में बैठे थे और महाराज कहते हैं, गौरी, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं,
लेकिन तुम केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हो, तुम मेरे वर्षों पुराने सपनों का हिस्सा भी हो। महाराज, आप किस स्वप्न की बात कर रही हैं? और इसमें मैं कैसे आ सकती हूँ? वर्षों पहले जब मैंने गद्दी संभाली थी, तब एक रात सपना आया था। एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे जंगल में ले गया और एक सिंहासन की ओर इशारा कर बोला, इस पर वो बैठेगा जिसका नसीब नहीं लिखा। और उस पर कौन बैठा था? क्या आप थे महाराज वो? नहीं गौरी, वो कोई और था, एक युवती जिसके हाथ में वही चक्र था जो तुम्हारी हथेली पर है। उस दिन से मैं उसे खोज रहा हूँ और अब तुम सामने हो। लेकिन महाराज, मैं ना तो राजकुल से हूँ, ना पढ़ी लिखी, ना किसी सेना की नायक। मैं तो सिर्फ एक गांव की लड़की हूँ जो जानती है कि भूखे को रोटी देना ही धर्म है। शायद यही तो असली राज्य गुण है गौरी, नसीब को पहचानना लेकिन दूसरों के नसीब को बेहतर बनाना। यही मेरी खोज थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और मंत्री चंद्रपाल अंदर आ गए और महाराज से कहते हैं, महाराज, क्षमा चाहता हूँ इस समय आने के लिए, लेकिन राज पुरोहित ने कहा है कि आज पूर्णिमा की रात है। यदि आज निर्णय लिया जाए तो वो दैवीय स्वीकृति कहलाएगा। और क्या वो ये मानते हैं कि देवी संकेत गौरी है? महाराज, उन्होंने कहा जिसके हाथ में वो चिन्ह हो उसका मार्ग स्वयं भाग्य स्पष्ट करता है। मैं स्वयं अब शंका में नहीं हूँ। लेकिन क्या केवल एक चिन्ह ही काफी है मंत्री जी? क्या मेरी कर्मों की परीक्षा नहीं चाहिए इस महल को? बिटिया, तेरे कर्म तो जनता गा रही है। एक बच्चा, एक बूढ़ा, 3 गांव वाले, सबने तुझमें वही देखा है जो रानियों में भी दुर्लभ होता है। गौरी, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को स्वीकारने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो बनने को जो तुम सोचती भी नहीं थी? अगर मेरा भाग्य दूसरों के नसीब से जुड़ता है, अगर मेरे निर्णय से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है, तो हाँ महाराज, हाँ, मैं तैयार हूँ। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। उसी क्षण मंत्री ने बाहर जाकर घोषणा की, कल सुबह दरबार में नसीब का फैसला होगा। अगली सुबह दरबार में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और महाराज से कहते हैं, प्रजाजन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा निर्णय रखने जा रहा हूँ जो केवल एक राजा का नहीं, एक इंसान का है जो वर्षों से अपने एक स्वप्न के पीछे भाग रहा था। उस स्वप्न में कोई खून नहीं बहा था, कोई युद्ध नहीं हुआ था। वहाँ केवल एक प्रश्न था, क्या नसीब को बदला जा सकता है? 3 गांव वालों ने हमें मेहनत का मतलब समझाया। धनी राम ने हमें त्याग की परिभाषा दी, लेकिन एक लड़की ने सबका भाग्य बदल दिया। मैंने तो बस वो किया जो सही लगा। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से ज्यादा हूँ। मैं आज भी वही गौरी हूँ जो कल थी। लेकिन अब तुम वो नहीं रही गौरी, तुम वो बनी हो जिसे नसीब ने नहीं चुना, बल्कि जिसने नसीब को चुना। तुम आज से इस राज्य की भावी रक्षक हो। सभा में कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर सबकी नजरें उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ी जो कोने में चुपचाप खड़ा था। उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। जिस बच्ची को लोगों ने बोझ कहा था, जिसे मैं झोली में जंगल से लाया था, वो आज राज्य की उत्तराधिकारी बन रही है। मैं धन्य हो गया महाराज। आपने मुझे जीवन दिया बाबा, आपने मुझे इंसान बनाया। अगर मैं कुछ हूँ तो आज आपकी वजह से हूँ। बेटी, आज से ये महल तुम्हारा है, लेकिन हम तुझे माँ बाप के प्यार की तरह देखेंगे। तू बस दिल से न्याय करना, यही हमारी कामना है। और हम सब तुम्हारे साथ है दीदी। तू जब राजा बनेगी ना, तो बच्चों के लिए एक स्कूल जरूर खोलना। कोई बच्चा फिर किताबों से दूर ना रहे। ये मेरा पहला वादा है चिंटू। राजा बनूं या ना बनूं, लेकिन तुम्हारा सपना मैं जरूर पूरा करूंगी।
सभा को ये ज्ञात हो कि आज से गौरी इस राज्य की वारिस घोषित की जाती है और आने वाले समय में राज्य का संचालन उसी की देखरेख में होगा। जनता में जय घोष गूंजता है। जय गौरी, जय नई राजकुमारी, नसीब का लिखा अब सबका लिखा बने। महाराज, आपने केवल उत्तराधिकारी नहीं चुना, आपने राज्य को उसकी आत्मा लौटा दी। और शायद मैंने अपने नसीब को भी स्वीकार कर लिया। राज्य सिंहासन से नहीं, सेवा से चलता है। आज से मैं सेवा में हूँ, नसीब को नहीं, कर्म को पूजती हूँ, कर्म को। महल के बाहर ढोल नगाड़े की आवाजें गूंज रही थी। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। दीदी, अब तो रानी बन गई, पर एक बात बता, रानी लोग भी पतंग उड़ाते हैं क्या? क्योंकि आज मुझे तेरी पतंग काटनी है। रानी तो वो होती है जो बच्चों के साथ हंसे, खेले और उनकी पतंग भी उड़ाए। चल, आज तेरी पतंग भी उड़ाऊंगी और मन भी। इसी बीच धनीराम एक किनारे बैठा धीरे धीरे आंखें मूंद रहा था। हे ईश्वर, तूने मुझसे जो कहा था वो मैंने पूरा किया। उस बच्चे को बचाया, पाला और आज वही इस राज्य की रोशनी बनी। अब मैं जा सकता हूँ। नहीं बाबा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मुझे तेरे बिना अब कुछ अधूरा लगेगा। तूने मेरा नसीब बनाया, अब मैं तेरी जिंदगी में खुशियाँ भरना चाहती हूँ। बिटिया, तुझ में जो प्रेम है वही अमर बना देता है। शायद अब मेरा शरीर ना रहे, लेकिन मैं तुझ में हमेशा रहूंगा। बाबा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप अमर हैं। आप ही ने तो हमारी जान बचाई थी। याद है बच्चा, तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे वक्त फिर से मुस्कुरा रहा है। उसी समय दरबार में सबको बुलाया गया। राजा, रानी, मंत्री सभी उपस्थित थे। राजा ने आखिरी बार जनता को संबोधित किया। मैंने जीवन भर राज्य किया, लेकिन आज समझा कि असली राज्य वो है जो हृदयों पर चलता है। आज से मैं सिंहासन गौरी को सौंपता हूँ। मैं इस सिंहासन को तभी स्वीकार करूंगी जब हर गांव में स्कूल होगा, हर खेत में पानी होगा, हर बच्चा शिक्षित और हर माँ सुरक्षित होगी। तभी मैं खुद को रानी कह पाऊंगी महाराज। इतिहास कहेगा, एक आम लड़की ने भाग्य की परिभाषा बदल दी। हम धन्य हैं जो हमने इस युग में ये देखा।